वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपी टेट पेपर 1। यूपी टेट में पेपर 1 का जो आपका मैथ्स का पोर्शन है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपको पता है जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो 91 से 120 तक आते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। तो हम यहाँ पे मैथ्स का 1 से लेके 10 तक यानी कि 91 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। जो भी उसमें फॉर्मूला लग रहा है, थ्योरम लग रही है, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप देखिए, अगर आप इसी तरह से प्रीवियस ईयर पेपर, सारे प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो ये नहीं आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। आपको क्या करना होगा, जो उन पर्टिकुलर क्वेश्चन में सॉल्यूशन में फॉर्मूला लग रहे हैं, थ्योरम लग रही है, प्रॉपर्टी लग रही है, आप बस उन्हें एक पेज पे लिख लीजिए, उन्हें अच्छे से बार बार रीडिंग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे उसी तरह के क्वेश्चन, है ना। आपको वो फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, है ना। उस तरह से आप उन्हें अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर कर क्या कर सकते हैं, अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि एक एक टॉपिक को कवर करना होगा, है ना। तो हम यहाँ पे पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम डेली यहाँ पर 10 क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया हुआ है, इफ a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। हमें वैल्यू बतानी है a प्लस बी प्लस c/c की। अब देखिए, इसमें कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं लगना। किस तरह से आप सॉल्व करते हैं जल्दी से जल्दी वो आप देखिए। a/3 किसके इक्वल है, b/7, b/4 और वो किसके इक्वल है, c/7। सब आपस में इक्वल दे रखे हैं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आप इस पूरे को के लेट कर लीजिए। पूरे को के लेट करेंगे तो a/3 भी के इक्वल हो जाएगा। ये सभी आपस में इक्वल है ना। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो अपॉन में उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3k हो जाएगा। इसी तरह से b की वैल्यू निकालने के लिए 4k आ जाएगी और c की वैल्यू निकालने के लिए 7k। आपको वैल्यू बतानी है a प्लस बी प्लस c/c। तो इसके लिए a की वैल्यू 3k, सबकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। b की वैल्यू 4k और c की वैल्यू 7k। अपॉन में किसको लेना है, c लेना है, और c की वैल्यू थी 7k। इन सबको आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 14k अपॉन 7k। k से k कट हो जाएगा और 7 से 14 कट हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 2। मतलब थर्ड ऑप्शन आपका इसलिए करेक्ट है 2। अच्छा, आप ना एक चीज देखेंगे यूपी टेट के पेपर में कि यूपी टेट में क्या होता है, पेडागोजी का पोर्शन काफी कम आता है ना। मतलब मैथ्स में आप देखेंगे ये जो 30 क्वेश्चन है, 30 में से 28 29 क्वेश्चन आपके बिल्कुल मैथ्स की है। बिल्कुल इसमें आपका पेडागोजी नहीं है। जिसमें कि आप सी टेट का पेपर देखेंगे तो 30 मार्क्स में क्या होता है, 15 की आपकी मैथ्स आती है और 15 की क्या आती है, पेडागोजी आ जाती है। तो जिनको भी पेडागोजी में प्रॉब्लम होती है उनके लिए क्या है कि यूपी टेट काफी अच्छा रहता है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 क्वेश्चन को पूरा प्रॉपरली सॉल्व करके करेंगे। ध्यान से देखिए, आपको दिया है 5 जनवरी 1991 को क्या है, सैटरडे है। आपको डे निकालना है यहाँ पे कि उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा। What day of the week was 3rd March 1992। 5 जनवरी 1991 का दिया हुआ है और आपको 3rd जनवरी 1992 का निकालना है। ध्यान से देखेंगे कैसे निकालेंगे। 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 तक क्या होगा, पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। 1 ईयर का मतलब है 365 डेज कंप्लीट। अब आपने यहाँ पे 5 जनवरी तक कैलकुलेट कर लिया, तो अब यहाँ पे 6 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। 6 जनवरी 1992 से 31 जनवरी 1992 तक कितने दिन होंगे, ये निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 6 जनवरी 1992 से 31 जनवरी 1992 तक। तो
ऐसे केस में ना हम फ्रॉम और टू की बात करते हैं, है ना। और फ्रॉम और टू के लिए देखिए क्या फॉर्मूला होता है। फ्रॉम और टू के लिए आप दोनों नंबर को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 31 और 6 है, और उसमें एक नंबर प्लस कर देंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कहीं पे भी आपसे फ्रॉम का क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करेंगे, जो भी पूछे उनमें से दोनों नंबर को माइनस करना है और उसमें +1 कर देना है। और यदि ये क्वेश्चन आपका बिटवीन का आ जाता है, कभी कभी पूछते हैं ना, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 10, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 फ्रॉम 1 to 10, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, बिटवीन के लिए आप क्या करेंगे, दोनों नंबर को माइनस करेंगे और उसमें से दोबारा से एक नंबर माइनस कर देंगे, ठीक है। और कहीं पे क्वेश्चन आएगा फ्रॉम बिटवीन वाला, तो जब करेंगे। अब ये डेट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो कितना आएगा आपका 31 माइनस का 5, तो 31 में से 5 चले गए, आपका कितना आएगा, कितने डेज, ये आपके आ जाएंगे 26 डेज। उसके बाद हमने जनवरी के पूरे डेज काउंट कर लिए, फेब में आ जाते हैं। फरवरी 1992 की बात हो रही है। 92 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। 92 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। कम्प्लीटली डिविजिबल होने की वजह से ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज, सॉरी, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, है ना। और फरवरी में कितने डेज होंगे, लीप ईयर की अगर फरवरी है तो उसके अंदर 29 डेज होंगे, ठीक है। लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो फरवरी 1992 में 29 डेज होंगे। अब मार्च के कैलकुलेट करते हैं। मार्च में बस 3 ईयर तक है ना, तो 1 2 3 मार्च के 3 डेज। तो देखते हैं आपके टोटल डेज कौन कौन से बच रहे हैं, 365, 26, 29 और 3, इन सबको प्लस कर लीजिए। 26 और 3 29, 29 और 29 58, 365 में 58 करेंगे प्लस, ये आपका आ जाएगा 463 डेज, सॉरी मैंने गलत प्लस कर दिया, ये आएगा आपका 1 कैरी 2 1 कैरी 423 डेज। अब हम क्या करेंगे, पूरा वीक हमारा कितने का होता है, 7 डेज का होता है। 423 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 60 तो कंप्लीट है, 60 वीक कंप्लीट हो जाएंगे और ये 3 अकेला बच जाएगा। अच्छा, जो ऐसे रिमाइंडर में बचते हैं ना, हम उसे कहते हैं ऑड डेज। इसे आप ध्यान रखिए, ऐसे डेज ऑड डेज कहलाते हैं। यहाँ पे इवन ऑड वाले ऑड की बात नहीं हो रही है, जो कंप्लीट वीक से अलग रिमेनिंग डेज बचते हैं हम उन्हें ऑड डेज कहते हैं, है ना। तो 3 यहाँ पे ऑड डेज है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी आपका ये डे डेट वाला क्वेश्चन आएगा करने के लिए, तो सबसे पहले आप ऑड डेज निकालेंगे, है ना। ऑड डेज निकालने के बाद कितने ऑड डेज है, 3, तो 1 2 3 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या डे था, सैटरडे, सैटरडे के बाद यहाँ पे आ गया संडे, देन मंडे, फिर ट्यूसडे, तो 3rd of मार्च को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। समझ में आया और कैसे निकालते हैं ये, और डेज कैसे निकालते हैं, और उस दिन कौन सा डे पड़ेगा ये कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में किया है, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम लगा है। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन अ मिनट आप इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ट्यूसडे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, पावर -3, -2, -3, इस तरह से आपको ये यहाँ पे एक्सपोनेंट का लॉ लगाना पड़ेगा। a रेज टू द पावर -m जो होता है 1 में a की पावर m होता है, ये एक्सपोनेंट का लॉ है। समझते हैं क्या है, ये a आपका बेस है, पावर आपकी m है। अगर पावर नेगेटिव की होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है -m, तो आपका क्या होता है, जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। a है, a का रेसिप्रोकल 1/a हो जाएगा,
बेस का आप करेंगे रेसिप्रोकल, पावर को क्या कर देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। ये वाला लॉ हम इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1, अपॉन में 1 लिखिए, मत लिखिए। पावर को पॉजिटिव बना देंगे तो पावर हो जाएगी 3 माइनस 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1, 1 नहीं लिख रहे हम, खाली 4 लिख रहे हैं, 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/4 का रेसिप्रोकल 4 और इसकी पावर 3। 3 की पावर 3 आपका कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27 और 4 की पावर 2 16 और इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 4 की पावर 3 से। 27 में से 16 गए 11, उसे डिवाइड कर देंगे 64 से। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 11/64। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल को बताने की कौन सा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल द पॉसिबल साइड आर, पॉसिबल साइड कौन सी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, यहाँ पे आपको साइड ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज always greater than the third side, greater than the third side। ये आप अपने पास लिख लेंगे जिससे कि आपको आगे तक ध्यान रहे। देखिए जो भी फॉर्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज हैं और ये थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, किसी पेज पे लिख लीजिए जिससे आप उसे बार बार रीड करते रहे, है ना। क्योंकि बार बार पढ़ने से क्या होता है, हमें याद हो जाती है। क्योंकि सॉल्यूशन करके तो हम इधर उधर रख देते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज वगैरह याद होनी चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। तो मुश्किल से आपके 2 या 4 पेज ऐसे बनेंगे जिसके अंदर आपकी सारी प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, है ना। चलिए उसके बाद चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, किन्हीं भी 2 साइड का सम करना है ट्राइंगल का, वो हमेशा थर्ड वाली साइड से ग्रेटर आना चाहिए। चेक करते हैं किस किस केस में ऐसा हो रहा है। हम क्या करेंगे, छोटी वाली साइड का सम करेंगे। साइड से आपके पास 6, 3 और 3 और 3 आपकी छोटी साइड से, इन दोनों का सम कीजिए 6 और 6 ही 6 आ गया, इसका सम भी 6 आया है और थर्ड साइड भी 6 है, ये दोनों तो इक्वल हो गए। लेकिन वो कैसा कह रहे हैं, कैसा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर नहीं है तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, सेकंड पे। सेकंड में छोटी वाली साइड है 5.9 और 4.6 और ग्रेटर साइड है 6.3। स्मॉलर साइड का सम करते हैं, 5.9 4.6 सम करेंगे, आपको कितना मिलेगा, 10.5 और 10.5 जो है वो ग्रेटर है 6.3 से, तो ये पॉसिबल है सेकेंड वाला। आगे का भी चेक कर सकते हैं। आगे का चेक कीजिए, ये ना मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर वाले को मिलीमीटर में चेंज कर देंगे। 6.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 65 मिलीमीटर आएगा। आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी साइड है हमारी छोटी वाली, वो है 39 मिलीमीटर। दोनों को प्लस करेंगे, आपके पास आएगा 104 मिलीमीटर और 104 जो है वो स्मॉलर होता है किससे, 105 मिलीमीटर से, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही आप फोर्थ वाले ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। ये आपको किस में दे रखे हैं, ये भी पावर की फॉर्म में दिया हुआ है। सिंपल करके लिख लेते हैं, √3 को लिखेंगे 3 की पावर हाफ, ये 4 क्यूब रूट है तो 4 रेज़ टू द पावर 1/3, 5 रेज़ टू द पावर 1/4। अब हमें इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, तो कंपेयर करना पड़ेगा। जब तक बेस सेम नहीं है या पावर सेम नहीं है हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर सेम करेंगे। पावर है 1/2, 1/3, 1/4, एलसीएम लेंगे 2, 3, 4 का, आपके पास आ जाएगा 12।
3 की पावर 1/2 है, इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 12 से मल्टीप्लाई नहीं, पूरे की पावर 12 कर दीजिए। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सभी की पावर को 12 कर देंगे। अब जब ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 1/2 की मल्टीप्लाई 12 में करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगी 3 की पावर 6। ऐसे ही आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके पास आएगा 4 की पावर 4 और ये आएगा 5 की पावर 3। 4 से 12 कट जाएगा 3 टाइम्स, 3 से 12 कट जाएगा 4। 3 की पावर 6 होता है 729, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए 729। 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 4 से 16, 4 जो 64 और उससे आगे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 256। 5 5 से 25, 25 की मल्टीप्लाई 5 में 125। किस में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा है आपका 125, फिर है आपका 256 और फिर है 729। 125 आपका किससे बना है, 5 की पावर 1/4 से, इसे तो लिखा था ना हमने ला के रखी, ठीक है। ये किससे बना है, 2 रेज टू द पावर, सॉरी 256, ये किससे बने 256, 4 की पावर 1/3 से, और 729 किससे बना था, 3 की पावर 1/2 से। तो ये देखिए इस ऑर्डर में कहाँ लगे हुए हैं, ये इस ऑर्डर में लगा हुआ है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। 96 में समझते हैं क्या कह रहे हैं। 96 में सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन से होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं हमारे सेंट्रल टेंडेंसी। तो विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गेट इफेक्टेड, कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी इफेक्ट करता है अगर आप एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को फ्रॉम बोथ एंड, एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल कॉर्नर वाली ऑब्जर्वेशन को आप दोनों एंड से, शुरू से भी और बाद से भी रिमूव कर देते हैं अगर उस डाटा को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास डाटा है 2 2 5 7 9 और ये मेरे पास किसमें अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन में डिसेंडिंग बोले तो डिसेंडिंग में अरेंज कर देते हैं। और अगर मैं इसकी एक्सट्रीम वाली टर्म्स को हटा दूं, मतलब 9 और 2, अगर मैं इसकी एक्सट्रीम वाली टर्म्स को हटा दूं तो आपको बताने की कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी इफेक्ट करेगी। ऐसे केस में मीडियन इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म होती है ना, बिल्कुल मिडिल मोस्ट टर्म होती है। तो मीडियन इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी सब इफेक्ट करेगा। देखो मोड भी बदल जाएगा। इस डाटा में मोड था 2, इस डाटा में अगर मैं इसे हटा दूं तो कोई मोड ही नहीं बचेगा। मोड मतलब फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, ऐसी आइटम जो बहुत बार आती है, बहुत बार डाटा में ऑकर करती है, वो आपका मोड होता है। तो मोड यहाँ पे इफेक्ट करेगा, मेन भी इफेक्ट करेगा। मोड इफेक्ट कर सकता है, हो सकता है 2 यहाँ पे ना होता तो इफेक्ट नहीं होता इसका। फिलहाल मीडियन इफेक्ट नहीं करेगा। तो जहां जहाँ पे मीडियन है आप उसे काट देंगे, मीडियन मीडियन मीडियन। क्या बचा आपके पास, थर्ड ऑप्शन आपके पास बचेगा जो कि किसका होगा, मीन और मोड का होगा। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ क्यूब ऑफ साइड, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है। अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, इस तरह से इज पेंटेड ऑल द फेसेस, और हम क्या करते हैं उसके सारे फेसेस को पेंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। इट इज स्लाइड इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी स्लाइस बना देते हैं, मतलब उसे कट कर देते हैं कितने में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर के क्यूब में। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की क्यूब बना रहे हैं तो उसकी साइड कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर की आएगी। मतलब एक एक क्यूब जो है वो छोटे छोटे क्यूब है, कितने के, 1 सेंटीमीटर के। आपको ये बताना है हाउ मेनी क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब विल हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर फेस पेंटेड। अब देखिए हमने ना सिर्फ इसकी फेसेस को पेंट किया है,
अगर हम इसे कट करेंगे तो अंदर के जो क्यूब, अंदर की जो वॉल्स आएंगी वो पेंटेड नहीं होंगी, है ना। तो मान लीजिए हमने इसे कट करना शुरू किया इस तरह से, यहाँ से भी कट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कट कर देते हैं 1 2 3 4 5। ये मैंने 5 पार्ट्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि जो एक साइड है वो 1 सेंटीमीटर की है, ये पूरा 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 पीसेस बनेंगे ना, इसीलिए मैंने 5 बनाए हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये वाला जो क्यूब कटेगा, ये वाला है ना, ये वाला जो क्यूब कटेगा इसमें ये वाला फेस भी पेंट है, ये वाला फेस भी पेंट है, इसके पीछे जो फेस होंगे वो भी पेंट होंगे। तो ये वाला क्यूब हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ऐसे क्यूब जिनका सिर्फ 1 फेस ही पेंटेड हो, एक्जैक्टली 1 फेस पेंटेड होना चाहिए। तो मतलब कॉर्नर पे जितने भी क्यूब हैं वो पेंटेड नहीं होंगे, ये वाले पेंटेड नहीं होंगे, 1 फेस से इनके 1 से ज्यादा फेसेस पेंट होंगे, तो इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। अभी ना सिर्फ आप ये वाला फेस देखिए, इस वाले फेस पे, ठीक है। तो कितने क्यूब ऐसे निकलेंगे जो कि 1 फेस से पेंटेड होंगे, देखिएगा मैं जहाँ पे डॉट लगाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये वाले भी चारों तरफ से पेंट होंगे, चारों तरफ नहीं, काफी सारे फेसेस से पेंट होंगे। तो कितने क्यूब निकले आपके, 9 क्यूब्स। और ये 9 क्यूब्स कहाँ से निकले, एक फेस पे से निकले हैं। और क्यूब के कितने फेस होते हैं, क्यूब के 6 फेस होते हैं, है ना। तो एक फेस से अगर 9 निकले हैं तो 6 फेस से कितने निकलेंगे, 6 9 जा 54, टोटल 54 क्यूब ऐसे निकलेंगे। आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, इसे एक बार ध्यान से समझिएगा, दोबारा से आप वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका आंसर 54 है, हाँ 54 सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। तो देखिए इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है फॉर इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, तो वो होती है n-2 इंटू 180। पेंटागन एक पॉलीगन है, 3 साइड से ज्यादा का है, तो 3 और 3 साइड से ज्यादा वाली जितनी भी फिगर होती है वो क्या होती है, पॉलीगन होती है। पॉलीगन के लिए प्रॉपर्टी ये लगेगी, पेंटागन में जो साइड होती है वो आपकी होती है 5, तो यहाँ पे आप 5 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, किसका होता है, एंगल फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन का। आपके पास निकल के आएगा 3 इंटू 180 मतलब 540 डिग्री, 540 डिग्री सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, रीड करेंगे एक बार। ये देखिए 4/7 ऑफ पोल इज इन मड, ये पूरा पोल बनाया है मैंने, ये वाला जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, इसमें से ये जो रेड कलर का है ये मैंने क्या बनाया है, मड बनाया है, मिट्टी बना दी है। तो 4/7 पोल जो है वो मड में है, ये 4/7 ऑफ पोल मड में है, 1/3 ऑफ इट इज पुल्ड आउट। अब हम इसमें से क्या करते हैं, थोड़ा सा खींच लेते हैं उसे, अगर हम उसे पुल कर देंगे तो मान लीजिए वो इतना बाहर आ गया है, ये वाला पोल बाहर आ गया है, ठीक है। 8 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ द पोल स्टिल रिमेन इन द मड, कितना खींचा था हमने, 1/3 ऑफ पोल। अच्छा अगर हमने 1/3 बाहर निकाल लिया तो जो अंदर बचा हुआ है वो कितना बचेगा, ये रेड कलर से देखिएगा, जो ये अंदर रिमेनिंग पार्ट है पोल का, ये कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। मान लीजिए एक वॉल है, आपने 1/3 से पेंट कर दिया, तो कितनी वॉल बचेगी जो पेंट नहीं हुई है, 2/3 बचेगी। इसी तरह से 2/3 अभी कहाँ है, वो मड के अंदर है, तो 2/3 ऑफ पोल, वो भी मड के अंदर कितना था, 4/7 ऑफ पोल। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जहाँ पे भी ऑफ आएगा वहां पे आप मल्टीप्लाई लगा देंगे, ऑफ पोल
और उसका 2/3 मड में है। और क्या कह रहा है ये कितना मड के अंदर है, अभी 8 मीटर अभी मड के अंदर है। तो ये पूरा 8 के इक्वल हो जाएगा। ये हमने वही लिखा है जो मड के अंदर है, और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना मड के अंदर है, 8 मड के अंदर है। इसे सॉल्व करते हैं। 4 2 सा 8, 7 3 सा 21, पोल को यहाँ पे पोल ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 8, जो अपॉन में उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पोल निकालने के लिए 8 मल्टीप्लाई में 21, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगा। 8 से आप 8 कैंसिल कर देंगे तो जो पोल है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 21। सब कुछ मीटर में था ना, तो 21 मीटर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। A and B can do the piece of work in 12 days. A और B कितने टाइम में काम करते हैं, पूरे वर्क को 12 डेज में, और B और C 15 डेज में, C और A 20 डेज में। How long would A take to do the same work? अकेले अगर A को पूरा काम करना है तो उसे कितना टाइम लगेगा, आपसे ये पूछा है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 100 है, आपको इसमें वर्क और टाइम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ के पहले वर्क और टाइम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बुक को पढ़ने के लिए 10 डेज लगाते हैं, ठीक है। आप पूरी बुक को कितने दिन में पढ़ लेते हैं, 10 डेज में। तो ऑन एन एवरेज आप एक दिन में कितना पढ़ेंगे, तो आप एक दिन में 1/10 ऑफ बुक पढ़ेंगे, क्योंकि आपने रोज क्या करा है, 1/10 ऑफ बुक पढ़ी है, जब तो 10 डेज में पूरी बुक कंप्लीट हो गई। या फिर थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 2 डेज लगाते हैं, तो आप एक दिन में ऑन एन एवरेज उस प्रोजेक्ट का कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे, आप एक दिन में आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। जब एक दिन में आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तभी तो 2 दिन में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो हम क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पे डेज होते हैं उसे अपॉन में ले आते हैं। तो अगर 10 डेज में आपने पूरी बुक पढ़ी तो आपने एक दिन में 1/10 ऑफ बुक पढ़ ली। अगर आपने 2 डेज में क्या करा है, पूरा प्रोजेक्ट फिनिश किया है, तो आपने 1 डे में 1/2 ऑफ प्रोजेक्ट फिनिश किया है। इसी तरीके से हमें ये नहीं पता ए दिन में ए ने पूरे कितने दिन में वर्क को कंप्लीट किया है, तो हम मान लेते हैं ए ने क्या करा है, ए डेज में ही वर्क को कंप्लीट किया है। ए ने अगर ए डेज में वर्क को कंप्लीट किया है, मान लेते हैं ए को ए डेज लगे वर्क को कंप्लीट करने के लिए, और बी को कितना लगा, बी डेज लगे वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ए ने एक दिन में 1/a ऑफ वर्क करा, 1/a पार्ट निपटा दिया वर्क का। साथ में बी ने 1/b पार्ट कर दिया वर्क का। दोनों ने मिलके कितना वर्क करा, तो उसके लिए प्लस कर देंगे। पूरा वर्क वो अगर 12 डेज में कर रहे हैं तो उन्होंने 1 डे में कितना वर्क किया, तो उसके लिए 1/12 लिख देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सभी के लिए इक्वेशन बना लेते हैं कि भाई ए ने और बी ने मिलके 12 डेज में वर्क किया, तो 1/a प्लस 1/b 1/12 आ गया। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, तीनों केस के लिए इक्वेशन बना ले रहे हैं। तो 1/a प्लस 1/b 1/12। दूसरा केस देखेंगे, बी और सी ने 15 डेज में काम कर लिया। तो बी ने काम करा 1/b, सी ने काम करा 1/c, टोटल वर्क 1/15 में कंप्लीट हो गया। 15 डेज में कंप्लीट हो गया, तो 1 डे में 1/15 हो गया। सी ने काम करा 1/c, ए ने काम करा 1/a, 1 डे का है। टोटल वर्क अगर 20 डेज में कंप्लीट हुआ तो एक दिन में 1/20 ऑफ वर्क हो गया। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को प्लस कर लेंगे तो क्या होगा, तीनों का LHS एक साथ प्लस होगा और RHS एक साथ प्लस होगा। इजिकल टू की जो इधर वाली साइड होती है उसे LHS लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और इधर वाली RHS। इधर 1/a तो 2/a आ जाएगा, 1/b 1/b 2/b आ गया, 2/c आ गया, और इधर प्लस करेंगे तो आपके पास आ गया 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20।
12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 60 आ रहा है। इसी तरह से आप लिख के प्लस कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 12/60। 12/60 मतलब 1/5। और इधर क्या आएगा, 2 कॉमन निकाल के 1/a, 1/b, 1/c। इस इक्वेशन को रब करके लिख लेते हैं ऊपर, ये वाली इक्वेशन रब कर देते हैं। और कौन सी इक्वेशन को लिख रहे हैं हम, ये वाली लिख लेते हैं। देखिए ये वाली, ये बन गई ना इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2 1/a, 1/b और 1/c। कितना आ रहा था 1/5 का, 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कितना आ जाएगा 1/10 का हो जाएगा। 2 इधर आके डिवाइड हो गया। उसके बाद 1/b और 1/c अभी हमने लिखा था 1/15 है, तो इसकी जगह पे हम 1/15 लिख सकते हैं। जो इधर प्लस में उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे, तो 1/a कितना हो जाएगा 1/10 में से 1/15 माइनस कर दिया। एलसीएम लेंगे कितने का आएगा 30 का आएगा। सॉल्व करके 1/30 आ जाएगा। तो 1/a किसके इक्वल है 1/30 के, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 30 डेज। ए ने जो काम किया है वो 30 डेज में पूरा कर लेता है अगर वो अकेले काम करता है तो। वही बात यहाँ पे पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली टू डू द वर्क। 30 डेज यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखिए पूरी हाफ एन आवर की वीडियो में हमने क्या किया है, 10 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लिए है ना, और पूरे डिटेल सॉल्यूशन के साथ एक एक फॉर्मूला, थ्योरम, प्रॉपर्टीज जो भी इसमें लगी हमने सब कुछ रिवाइज किया है और 91 to 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 101 से लेके 110 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे नेक्स्ट में 110 से लेके 111 से लेके 120 तक सॉल्व करेंगे और आपका ये पूरा पेपर मैथ्स का पोर्शन फिनिश हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रोज 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत इजीली इस पेपर को कर पाएंगे, मैथ्स के पोर्शन को क्लियरली। और जितने भी फॉर्मूलाज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो सब आप क्या कीजिए, एक सेपरेट पेपर पे लिख लीजिए, जिससे आप उसे लगातार रिवाइज करते जाए और वो एग्जाम आने तक, एग्जाम आपका जुलाई में होगा, आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए और आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए, है ना। जैसे ये नहीं बस हमने फॉर्मूले याद कर लिए, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस भी कीजिए साथ में। अब आप जब इन क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करेंगे तो आप बहुत इजीली विद इन अ मिनट 1 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।